So, our today's presenter is Sana Ahmed. Please come on the stage. And another is Nimra Shahzadi. Who is Shahzadi? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सना अहमद, रोल नंबर 14। आज जो हमारा टॉपिक है उस पैरासाइट का नाम है सिस्टोआइसोस्पोरा। ये जो है ये एक ऐसा पैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है और उसके एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। और इसकी जो ट्रांसमिशन है, अगर आपने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर आपने पिया या खाया है तो आपको ये वाला जो है इस बीमारी हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर वाटरी डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होना है, आपका वेट एकदम गिरने लग गया, ये हो सकता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली अगर उनको HIV एड्स वगैरह है, तो उनके अंदर इसकी सेवेरिटी सबसे ज्यादा है। हिस्ट्री में सिस्टोआइसोस्पोरा वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये सबसे पहले 20th सेंचुरी में इसके बारे में पता लगा था। 1900 और 1910 तक इसके जो है हमें केसेस मिले थे 20th सेंचुरी में, लेकिन इसकी सही वाली आइडेंटिफिकेशन वो लेट 1900s में हुई थी। The parasite was previously known as Isospora belli. Recent molecular studies classified it under the genus Cystoisospora. This reclassification reflects improved understanding of its genetic relationship with other Cocadian parasites. Cystoisospora belli is recognized as a cause of diarrhea and malabsorption, especially in immunocompromised patients. द पैरासाइट गेन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। इसकी जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो एड्स जब आया था तब ज्यादा हो गई थी, क्योंकि इसका एड्स के अंदर पेशेंट्स के अंदर जो है वो ज्यादा ये पाया जा रहा था। इट इज प्राइमरीली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे बहुत ड्राई वेदर है, बहुत गर्मी है, ये उन जगहों पे ज्यादा पाया जाता है। इन्फेक्शन रिमेन्स मोर प्रिवेलेंट इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन। इसका डोमेन जो है वो यूकेरियोट है, किंगडम जो है प्रोटिस्टा है, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा है, और इसी तरह सारा है क्लासिफिकेशन इसकी। इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो है सबसे पहले अगर आपने किसी ने इसको इंजेक्ट किया है, कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर पिया या खाया है, तो आपके पास ये एग्स आपके इंटेस्टाइन में चले गए हैं। इन एग्स को हम कहते हैं ओसिस्ट। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये ब्रेक करते हैं, ओपन होते हैं और स्पोरोजोइट्स रिलीज करते हैं। हर एक ओसिस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 4 स्पोरोजोइट्स जो है वो रिलीज करता है, तो टोटल 8 स्पोरोजोइट्स हो जाते हैं। जो हमारे स्पोरोजोइट्स हैं वो हमारे एपिथेलियल सेल्स में एंटर करते हैं और वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करके मीरोजाइट्स बनाते हैं, जो हमारे बाकी हर इर्द गिर्द के सेल को इन्फेक्ट करते हैं। इनमें से जो कुछ मीरोजाइट्स हैं वो हमारे सेक्स सेल्स जो है वो मैक्रोगेमेटोसाइट्स बन जाते हैं, जो फीमेल सेल्स होते हैं, और फिर कुछ माइक्रोगेमेटोसाइट्स बन जाते हैं, जो हमारे मेल सेल्स होते हैं। मेल और फीमेल सेल्स आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में से कुछ जो है जो इमेच्योर ओसिस्ट हैं वो हमारे स्टूल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और जो मेच्योर वो है ओसिस्ट हैं वो फिर दोबारा से रेडी हो जाते हैं हमारे अगले किसी और को इन्फेक्ट करने के लिए। फिर हम इसके जीनोम पे आ जाते हैं। इसके अंदर जो जीन्स हैं वो इनको हेल्प करती हैं प्रोटीन बनाने में। वाइट में लगे हुए हैं ना, तो मैं देख रहा हूँ। अभी टाइम लगा प्रेजेंटेशन पढ़ने में। जो हमारे अंदर इसके जीन्स हैं वो 3 काम करती हैं। सबसे पहले वो हमारे दूसरे सेल्स को इन्वेड करने में, प्रोटीन्स बनाने में काम करती हैं। फिर वो मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती हैं, और उसके बाद जो सरफेस प्रोटीन्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं वो बनाने में हेल्प करती हैं। और इसके अंदर 3 मेन जीन्स हैं, न्यूक्लियर जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और एपिकोप्लास्ट जीनोम। अस्सलाम, मेरा नाम निम्रा है और मेरा टॉपिक है जीन्स इन्वॉल्व इन विरुलेंस। तो सबसे पहले हम पैरासाइट का देखेंगे कि पैरासाइट कैसे, कौन से जीन्स हैं जो होस्ट सेल्स के अंदर एंटर हो सकते हैं, वहां पे सरवाइव कर सकते हैं और डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा पैथोजेनिसिटी लिंक्ड टू जीन्स इनकोडिंग। पैथोजेनिसिटी कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो जीन्स हैं प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं ताकि होस्ट सेल के अंदर जाके वहां पे डिजीज को कॉज कर सकें। फिर आता है इन्वेजन एंड मोटिलिटी प्रोटीन्स, MIC एंड ROP जीन्स फैमिली। इस पैरासाइट में 2 प्रोटीन्स होती हैं जो कि MIC यानी माइक्रोनीम और ROP कहते हैं रोप्टरी। ये जो है जीन्स पैरासाइट के अंदर होती हैं, और ये जीन्स पैरासाइट को जो है करती हैं कि वो मूव कर सकें और होस्ट सेल के अंदर एंटर हो सकें। फिर आता है सरफेस एंटीजेंस हेल्पिंग एडहेरेंस एंड इम्यून इवेजन। सरफेस एंटीजेंस पैरासाइट की प्रोटीन्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं कि वो होस्ट सेल के अंदर मूव कर सकें और होस्ट की जो इम्यूनिटी है उसको हाइड कर सकें। मेटाबॉलिक एंड रेप्लिकेशन जीन्स सपोर्टिंग रैपिड शिजोगोनी।
फिजोगोनी कहते हैं रैपिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीन्स जो है वो पैरासाइट को हेल्प करते हैं कि वो रैपिडली जो है वो मल्टीप्लाई हो सकें। जीन्स रेगुलेटिंग ओसिस्ट फॉर्मेशन, कंट्रोलिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ओसिस्ट प्रोडक्शन। जीन जो है वो पैरासाइट को रेगुलेट करते हैं कि वो ओसिस्ट फॉर्मेशन कर सकें। ओसिस्ट कहते हैं इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासाइट। फिर आता है जीन्स एक्सप्रेशन, रेगुलेट इन्फेक्शन, रेप्लिकेशन एंड डिजीज सिम्टम्स। पैरासाइट के जो जीन्स हैं, जीन्स एक्सप्रेशन वो रेगुलेट करते हैं कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकें होस्ट के अंदर, रेप्लिकेट हो सकें और डिजीज कॉज कर सकें जिसमें डायरिया आ जाता है, मेल अब्जॉर्प्शन या फिर मेल न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन जीन्स इन्वॉल्व इन रेजिस्टेंस। ह्यूमन कैसे कौन कौन से जीन्स हैं जो कि पैरासाइट के खिलाफ रेजिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है HLA जीन्स क्लास 1 और 2 अलील्स। HLA जीन्स कहते हैं ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजेंस। ये क्या करते हैं कि ये हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। साइटोकिन जीन्स IFN यानी इंटरफेरोन गामा, TNF अल्फा, IL-12, IL-18 एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड TH1 रिस्पॉन्स। साइटोकिन जीन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को खाते हैं। तो साइटोकिन जीन जो है बॉडी के अंदर जो है एक्टिवेट कर देता है मैक्रोफेजेस को। टूल लाइक रिसेप्टर जीन डिटेक्ट पैरासाइट मॉलिक्यूल, ट्रिगर इनेट इम्यूनिटी। ये रिसेप्टर जीन जो है टूल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है ताकि पैरासाइट को ट्रिगर किया जा सके और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करे। जीन्स रिलेटेड टू म्यूकोसल इम्यूनिटी, secrete IgA epithelial barrier protein prevent attachment। अब ये जो जीन्स हैं ये म्यूकोसल सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं और LGA एक एंटीबॉडी होती है और जिसको सिक्रीट करते हैं टीयर्स में या फिर सलाइवा के थ्रू, ताकि जो पैरासाइट है वो होस्ट सेल के अंदर अटैच ना हो सके। फिर हमारे पास आता है अम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स लो CD4 काउंट आर मोर ससेप्टेबल। वो इंडिविजुअल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीकेंड है तो उनमें उनका जो है जीन्स वो कम रिस्पॉन्स करता है। वैक्सीन फॉर सिस्टियोस्पोरा अबेली, इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीनेशन नहीं है और इसकी रिसर्च भी बहुत लिमिटेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये है कि यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड बाय डॉक्टर डेविड एस लिंडसे एंड अदर टेस्टेड इम्यून रिस्पॉन्स इन एनिमल मॉडल्स। ये जो थे ये पैरासाइटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लोर किया था इम्यून रिस्पॉन्स को एनिमल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस। वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे किया जा सकता है कि सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए इम्यूनोजेनिक एंटीजेंस को, जिसमें हमारे पास आ जाता है माइक्रोनीम, रोपट्री एंड ओसिस्ट वॉल प्रोटीन्स। ये पैरासाइट के स्ट्रक्चर है। वैक्सीन टाइप्स टेस्टेड लाइव अटेन्यूएटेड किल्ड होल पैरासाइट रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन्स, प्री क्लिनिकल टेस्ट इन एनिमल्स फॉर सेफ्टी, इम्यून रिस्पॉन्स एंड एफिकेसी। वैक्सीन जब बन जाए तो उसको प्री क्लिनिकल टेस्ट करना चाहिए एनिमल्स के ऊपर सेफ्टी के लिए। उसके बाद आता है प्रोग्रेस रोड बाय कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, एंटीजन वेरिएशन एंड पोर एनिमल मॉडल्स। इसकी वैक्सीन की प्रोग्रेस बहुत स्लो है क्योंकि पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीजन्स की वेरिएशन आ जाती है इसलिए। उसके बाद हमारे पास आता है करंट कंट्रोल मेजर्स। तो सबसे पहले अभी जो करंट कंट्रोल मेजर्स हो रहे हैं वो हैं हाइजीन एंड सैनिटेशन। ट्रीटमेंट इसके लिए ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथाजोल एंटीबायोटिक यूज होते हैं ताकि जो है पेशेंट जो है वो उसका जो है पैरासाइट का रिस्क है वो कम हो सके। उसके बाद हमारे पास हेल्थ एजुकेशन आ जाती है जिसमें हम लोग हैंड हाइजीन के ऊपर कैंपेन कर सकते हैं, फूड वाटर प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडेमिक एरियाज में। फ्यूचर रिकमेंडेशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि वैक्सीन रिसर्च के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डायग्नोस्टिक टूल बनाने चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, सर्विलेंस सिस्टम को इनहेंस करना चाहिए। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडेमिक एरियाज में। और वो इंडिविजुअल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है उनको इम्यूनोथेरेपी और डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट देने चाहिए। ये रेफरेंसेस हैं। व्हाट इज वैक्सीन जी बच्चे, ये बताए। अच्छा, वैक्सीन डेवलप कैसे करते हैं जी, जो नहीं आई है कुड़ी, हाउ वैक्सीन इज डेवलप्ड।
नहीं, ये तो अभी नहीं, पुराने वक्तों में भी आता होगा आपको, इस साथ वाली। अच्छा, इट मीन अगर हमें वैक्सीन डेवलपमेंट को स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले क्या चीज स्टडी करनी है? सबसे पहले ये मालूम करना है कि हमारी बॉडी पैथोजन को या पैरासाइट को रिस्पॉन्स कैसे करती है। हमारी बॉडी पैथोजन को रिस्पॉन्स कैसे करती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज डेवलप होती है कि पैथोजन किल हो जाता है। ठीक है, जब भी हमने किसी पैथोजन को, किसी पैरासाइट को किल करना है, हमें पहले क्या स्टडी करना पड़ेगा? हमारी बॉडी पैथोजन को कैसे रिस्पॉन्स करती है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करती है, ताकि वो डिजीज काज ना कर सके। इसको कहते हैं प्लांट की इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं? मैंने एक दिन बताया था कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, कि प्लांट जो है, जो ह्यूमन है, वो क्या करते हैं? पैथोजन को डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? कैसे डिटेक्ट करता है? जो पैथोजन होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक वर्लेंट पार्ट होता है, ए वर्लेंट पार्ट। जो ए वर्लेंट पार्ट है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। जिस तरह आपने भी यहां पर बताया है कि जो यहां पर ये टॉल लाइट रिसेप्टर्स, दे डिटेक्ट पैरासाइट मॉलिक्यूल्स। ये ए वर्लेंट पार्ट ऑफ द पैरासाइट को उसको डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दैट ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज बनने के बाद वो पैथोजन को कैसे किल करती हैं? अच्छा, पहली तो एंटीबॉडीज बनेगी जब कोई डिजीज पार्ट आएगा, डिजीज आया, पैथोजन आया, विरुलेंट पार्ट आया पैथोजन का, वो हमारे सेल्स के अंदर आया, उसके लिए एंटीबॉडीज बनेगी, लेकिन उससे पहले वो डैमेज भी कर देगा कुछ ना कुछ। लेकिन वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन का काम ये होता है कि वो डैमेज ना करे, लेकिन एंटीबॉडीज बना दे। नहीं लगी समझ? वैक्सीन का काम क्या है? जब हम बॉडी के अंदर वैक्सीन ले, हमारी बॉडी के अंदर क्या बने? एंटीबॉडीज बन जाए, उसको कंट्रोल, और वो एक मेमोरी बन जाए सेल्स की, हमारी बॉडी की मेमोरी बन जाए, लेकिन हमारे बॉडी को डैमेज ना करे। लेकिन जब कभी उस तरह का पैथोजन आए, जब कभी वो उस तरह का पैथोजन आए, तो ये पहले ही एक्टिव हो, इसकी मेमोरी में हो, और वो उसको। अच्छा, अब वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन के अंदर नॉर्मली हम वो पार्ट ऑफ द प्लांट लेते हैं, पैथोजन लेते हैं जो एवरलेंट होता है। क्या होता है? उसकी वैक्सीन डेवलप करते हैं, और वो डिजीज का भी नहीं होता। उसको वैक्सीन बनाने के बाद फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकल्फ कर देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं, ताकि हमारी बॉडी को यही पता चले कि को पैरासाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? हालांकि पैरासाइट का हमने वो पार्ट इंजेक्ट किया है जिसे वो डिटेक्ट करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। समझ आई? अब इसके ऊपर रिसर्च करते हैं लोग, कौन सा ऐसा पार्ट होगा पैथोजन का, रिसर्च करके उनके जीन, अकेला अकेला जीन पैदा किया जाता है, उसे प्रोटीन बनाई जाती है, उस प्रोटीन को फिर सेल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है किस जीन से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी है लेकिन डैमेज नहीं किया। ठीक है, अब वो ऐसा, इसलिए एक वैक्सीन को बनने के लिए काफी साल लग जाते हैं। उसके लिए फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फिर उसके डिफरेंट चूहों के ऊपर रिसर्च होती है, फिर जानवरों के ऊपर होती है। हमारे ना एक 2006 में मैं दिल्ली में बेटी कर रहा था, वहां पर हमने ना एक जीन ऐसा पौधे के अंदर ऐड किया, कॉटन के अंदर, वो बैक्टीरिया से जीन लिया था। किससे? बैक्टीरिया से जीन लिया, वो कॉटन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, जब कॉटन के अंदर वो जीन ट्रांसफर किया ना, वो बैक्टीरिया क्या करता था कि नेचुरली
एक इंसेक्ट है उसको किल करता था। उसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन थी, आपकी जो गट है, बैक्टीरिया की गट है ना, वो बैक्टीरिया की एक प्रोटीन थी, उसको क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। ये इंसेक्ट की गट के साथ करके ना ऐसे पैरालाइज कर देता था। ये उस बैक्टीरिया के अंदर एक चीज था, उसको क्रिस्टल प्रोटीन बनती थी, वो क्या करती थी, वो इंसेक्ट को जाकर किल कर देती थी। हमने क्या किया कि वो बैक्टीरिया में से सिर्फ वो जीन अलग कर दिया, सारे सिर्फ वो एक जीन जो बैक्टीरिया के अंदर था उसको आइसोलेट किया और उसको कॉटन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कॉटन के फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम का पता ना पार्ट का, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम वो पार्ट होता है प्लांट का जहां पर वो शुगर मटेरियल, जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो पूरे पौधे के अंदर ट्रांसफर होता है। हमने वो प्रोटीन वहां एक्सप्रेस करवा दी। अब इंसेक्ट क्या क्यों अटैक करता है पौधों के ऊपर या आपके ऊपर, फूड के लिए। आपकी बॉडी के ऊपर भी इंसेक्ट क्यों अटैक करता है, फूड के लिए। अच्छा, वो फूड के लिए आता है ना इंसेक्ट, तो उसी फोटो उसी फ्लोएम के अंदर हमने वो प्रोटीन भी एक्सप्रेस करवा दी। अब वो खुराक खाता है, साथ में वो प्रोटीन भी ले लेता है। जब प्रोटीन लेता है तो क्या होता है, इंसेक्ट मर जाता है। क्या हो जाता है। अच्छा, अब एक इंडियन प्रोफेसर आई थी, उसने कहा कि हमने ये कॉटन बनाई, फिर हमने भी कुछ बनाई हुई थी, तो हमने कहा कि हमने उसको चूहों को खिला के देखी। अच्छा, अब कहा कि वो जो कॉटन बनी है क्या वो सेफ भी है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, बल्कि तो उसमें से ऑयल, आपको पता है कॉटन में से ऑयल निकलता है जिसको हम वेजिटेबल ऑयल के तौर पर यूज करते हैं। कॉटन में से फिर कुछ जो फाइबर्स होते हैं उसे कपड़े बनते हैं, ह्यूमन कंजप्शन हो रही है उससे। वो ना जो प्रोटीन हमने ऐड की है उसे पब्लिक हेल्थ कंसर्न। अच्छा, अब उसने कहा कि आप इसके ऊपर रिसर्च करो कि इनको डिफरेंट एनिमल्स को देके देखो। फर्ज किया वो कॉटन को प्लांट है, वो खिलाया हमने, चूहों को खिलाया, हमने भेड़ बकरियों को खिलाया, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को खिलाया, तो उसके अंदर कोई ऐसी खास वो नहीं आएगी, एलर्जन नहीं आया, कोई ऐसी भी उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट। वहां पर एक किसान आ रहा होता, वो कहता आपने शेर को खिलाया। क्वेश्चन आपसे, शेर खाता प्लांट्स को, तो कैसे खिलाए। गोश्त में डाल के, वो कह रहा है बकरी को पहले कॉटन खिलाए, कॉटन का पौधा, फिर वो बकरी शेर को खिलाए, फिर देखिए शेर के अंदर टेस्ट जो होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब वैक्सीन डेवलप करते हैं, जब आपने वैक्सीन डेवलप करनी होती है, वैक्सीन डेवलप करने के बाद उसको कोई बहुत सारे मरहलों से गुजारना पड़ता है। उसके कई क्लिनिकल ट्रायल, कई क्लिनिकल टेस्ट, कई एनिमल्स के ऊपर उसको फिर मेमेलियन सेल्स के ऊपर, ताकि कोई भी ऐसा जो फ्यूचर में भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता हो वो ना आए। ज़ाहिर आपने कोई एक वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करनी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट कॉज सम अदर नेगेटिव इफेक्ट, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, वो आपका वो पैरासाइट तो बच से आप बच जाए, लेकिन देयर इज सम अदर उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ जाए। तो इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च जो की जाती है उसके अंदर हाई लेवल की स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट वो चैम्बर्स होते हैं जहां पर वो सारी रिसर्च करते हैं, और फिर जाकर मेरे ख्याल से आप लोग बीएससी पब्लिक हेल्थ वाले भी एमएससी पीएचडी इस तरह की किसी काम में कर सकते हैं। अगर आपने किसी क्योंकि पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा रिसर्च फंडिंग जो होती है ना वो ह्यूमन साइड के ऊपर होती है। बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं, प्लांट साइंसेज या एग्रीकल्चर साइंसेज के ऊपर इतने प्रोजेक्ट नहीं होते हैं रिसर्च की या स्कॉलरशिप जितने ह्यूमन रिसर्च के ऊपर होते हैं।
इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फंडिंग जो है ना, यहाँ से आपको मिल सकती है। वहां आप उनको कहें कि हम आपकी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम आपको वैक्सीन डेवलप करके दे सकते हैं, हम आपके ये प्रॉब्लम ये स्टडी कर सकते हैं, तो यू कैन गेट फंडिंग फॉर दैट। और कोई क्वेश्चन? अब आप, मैंने कहा था कि आप लोगों ने ना ये करना है कि कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब है एपिको, इसका जीनोम कितने साइज का होता है, किसने पढ़ा है इसको? है यहां पर तो लिखा हुआ है 50 to 70 मेगा बेस पेयर। अब मेगा बेस पेयर कितना होता है, मेगा किसके बराबर होता है जी? क्या निम्रा शहजादी ने यह कहा था कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि पैथोजेनिटी के साथ लिंक्ड हैं, उनका नाम बताएं। ये पेपर में पूछ सकता हूँ। व्हाट, जो यहाँ पढ़ा होगा मैं उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग, एक मिनट, आप लोग जैसे इधर वो मोबाइल लेके बैठे हैं, ये तो फिर नाम कराई जाए प्रेजेंटेशन, क्यों हम टाइम जाया कर रहे हैं? नॉलेज का तो मेरा किसी को पता ही नहीं है, ये निम्रा, ये तो आपके ऊपर नेक्स्ट जा रहा है, आपका पढ़ाया हुआ नॉलेज किसी को पता ही नहीं लग रहा, तो फिर अच्छे करना है। यही तो मैं कह रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना। ये गोरों ने आप लोगों को रट्टा सिखा दिया, कॉलोनियल माइंडसेट बना दिया। रट्टा लगाना, रट्टा लगाना, 30% पास मार्क लेने हैं। ये गोरों ने आप लोगों के दिमाग को दोने के अच्छा ही चूहे बना दिए। रमजान नहीं करते, ये सामने मेरे साथ नहीं करो। जिसकी ये सोच है ना, वो दौले चाह के चूहे हैं, उनको मैं दौले चाह के छोटे छोटे दिमागों वाले ना, इसलिए तो पार्टी तो उसने दुनिया की इज्जत नहीं होती थोड़ी, इसलिए तो पाकिस्तानियों को कहीं भी जाते हैं, क्यों? वी आर दौलत शाह के चूहे। जब आप, अच्छा, आपकी इज्जत किसी भी मुआशरे में किसी भी जगह कब होगी? जब आपके पास आपकी पर्सनैलिटी होगी। पर्सनैलिटी कैसे होगी? पर्सनैलिटी कैसे होती है बताए, किसी की पर्सनैलिटी कैसे होती है? और इसके पास नॉलेज हो, और वो लोगों को कन्विंस करना चाहता हो, लोग उनकी बातें सुन, जिसकी पर्सनैलिटी ज्यादा होगी लोग उसको ज्यादा सुनेंगे, उनके पास नॉलेज होगा, ठीक है। या वो बहुत ज्यादा मजाकिया हो, जॉली हो, तभी लोग उसकी यार ये बड़ा है ना चुगली है, उनके भी लोग ना ऐसे ही बचे। जिसके पास ये दोनों हो ज्यादा होगा ना, वही कह रहे हैं, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए अपने आप को, बॉडी को शार्प रखिए, आपका हेल्दी भी हो, आपकी बॉडी भी शार्प हो, आपका माइंड भी शार्प हो, आप मजाइया भी हो। अब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया ना, दुनिया में इज्जत बढ़ी है, मजाक नहीं करता, कुवैत ने वीजे खोल दिए, और 20 साल से कुवैत के वीजे पाकिस्तानियों के लिए, वो पता लगा यार ये पाकिस्तान तो बेटा बेकाबा मुल्क नहीं आया, कि अगर कल को कुवैत को वो मसला पड़ा तो हमें, अगर मुस्लिम उम्मा में किसी ने हिम्मत कर दी है हमारी पर्सनैलिटी है, इसको पर्सनैलिटी कहते हैं। आपने एक जगह पैसे खर्च किए, आपने बम बनाया, आपने मिसाइल सिस्टम बनाया, आपने ट्रेन प्रोफेशनल पायलट पैदा किए, ये आपकी इज्जत है, ऐसे ही तो लोग इसी तरह मैंने कहा ना, हर शोबे में, पब्लिक हेल्थ में भी, दुनिया में लोग पाकिस्तान की ऐसे इज्जत करें जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। वो कैसे होगी? उनका बजट भी बात आपकी ठीक है, ये अच्छा, वो सिंगापुर के, वो बात आपकी सारी ठीक है, वो पैसे नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन क्या किया जाए? कुछ तो किया जाए ना। जब आपके पास, आप उन लोगों को के पास इतना नॉलेज होगा, हम प्रोफेसर के, हम भी निकम्मे हैं, कोई आराम कमे, हम उनको कन्विंस कर सके कि यार ये जो आप काम कर रहे हैं ना,
इसमें अगर पाकिस्तान को पब्लिक हेल्थ के अंदर ये पॉलिसीज लेकर आए, लेकिन वो पॉलिसी पहले रिसर्च तो वर्क के लिए पॉलिसियां लेके होनी, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो फिर एक टेबल टॉक हो, डायलॉग हो, डायलॉग हो, डायलॉग हो, डायलॉग हो, डायलॉग हो, उसके बाद आपके पास फंडिंग है, वो ठीक है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन मेरे यहाँ से पाकिस्तान किसी भी मुल्क के लिए ना उसका डिफेंस तो मजबूत होना चाहिए, देयर इज नो डाउट है। ठीक है, वो गलत यूज कर रहे हैं, 90% बजट वो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो मैली आंखें को नहीं देखता, एक रीजन ये भी तो है ना पाकिस्तान का वो डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मैं भी जो जो तेरा देश है ना वही मेरे देश है, जो तू सोच रहे है ना वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छा, आप 4 साल इधर पढ़े हो, चलिए अब मेरे को किसी की प्रेजेंटेशन ही लेनी, वो मुझे आप प्रेजेंटेशन आप वीडियो बना के मुझे भेज देना। आ जाओ फिर।